हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसकी चर्चा 2-3 दिन से न्यूज अखबारों में हो रही है। ये चर्चा है भारत और चाइना के बीच चल रहे विवाद की। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में है और ये कॉन्फ्लिक्ट है गालवान घाटी विवाद, गालवान वैली कॉन्फ्लिक्ट। गालवान घाटी दोस्तों कहाँ स्थित है? तो गालवान घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है और बात करेंगे तो किस क्षेत्र में? अक्साई चीन वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अब ये गालवान घाटी विवाद क्यों है, इसकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। तो थोड़ा सा हम इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये विवाद आज इतना उभर के क्यों आया है। अपन देखेंगे कि 1947 में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ और भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, एक संविधान क्या हुआ, तैयार हुआ। जबकि इसके उलट चाइना में 1949 में आजाद हुआ और वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार की क्या हुई, स्थापना हुई। भारत ने संविधान के अनुच्छेद 51 में जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की, उसके उलट चाइना ने क्या किया, साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति में क्या होता है दोस्तों, इसमें अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना होता है, ये कहलाती है साम्राज्यवादी नीति। हालांकि अपन देखेंगे कि चाइना ने साम्राज्यवादी नीति के तहत पिछले 50-60 सालों में काफी एरिया क्या किया है, कवर किया है, दूसरे क्षेत्र में कब्जा किया है। जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे तिब्बत क्षेत्र में कब्जा किया है। इसके अलावा अपन देखेंगे हांगकांग क्षेत्र हो गया और दक्षिण चीन सागर में भी यह अपने पांव क्या कर रहा है, पसार रहा है। अब अपन बात करते हैं कि आखिर विवाद का मूल कारण बना कहां। तो विवाद का मूल कारण दोस्तों 1950 के दशक में बनना चालू हुआ। एग्जैक्टली हुआ यूं कि चाइना ने साम्राज्यवादी नीति के तहत तिब्बत पर आक्रमण किया। अब तिब्बत क्या है दोस्तों? तिब्बत एक पठारी भाग है। हिमालय की अगर श्रृंखला देखेंगे तो यह एक पठार है। तिब्बत का पठार काफी ऊंचा पठार है। इस पठारी क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे तिब्बती क्षेत्र में। हालांकि वो लोग पूजा पाठ करते थे, लड़ाई झगड़ा से उनका कोई वास्ता नहीं था। तो जब चाइनीज सेना ने वहां पर आक्रमण चालू किया तो कुछ बौद्ध भिक्षु वहां से भाग के दूसरी जगह गए तथा कुछ वहीं रह गए। अब जो इनके प्रमुख धर्म गुरु थे दलाई लामा, उस वक्त 15 साल के थे। अब धीरे धीरे कुछ सालों में बौद्ध भिक्षुओं को महसूस हुआ कि दलाई लामा की जान को खतरा है। तो उनके परामर्श पर 1959 में दलाई लामा कहां चले आए, भारत के तवांग घाटी क्षेत्र में। तो ये कारण बना किसके? चीन के विरोध का। चीन ने विरोध दर्ज कराया कि दलाई लामा को आपने शरण क्यों दी, जबकि भारत की सभ्यता रही है कि किसी भी शरणार्थी को हम वापस नहीं करते हैं, उन्हें शरण देते हैं तथा उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इसी मुद्दे में गुस्से के कारण 1962 में चाइना ने अचानक भारत पर हमला कर दिया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर ये आक्रमण बिना चेतावनी के कैसे अचानक से हो गया। भारतीय सेना भी उस समय तैयार नहीं थी, जिस कारण चीन काफी अंदर तक घुस आया। लगभग 15-20-25 दिन तक आक्रमण करने के बाद चाइनीज सेना ने क्या किया, आक्रमण रोक दिया एकदम से। फिर भी इसने जम्मू कश्मीर में काफी बड़ा क्षेत्र क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। उस समय फिर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ और यह हुआ कि जहां पर अभी दोनों सेनाएं हैं वहीं पे वर्तमान स्थिति में रहेंगी और आगे फिर इसको अपन देखते हैं। तो आगे की बात करते हैं कि 1962 के बाद हुआ क्या। 1962 में जब चाइना ने हमला किया तो भारत सरकार समझ गई, भारतीय सेना समझ गई कि आगे चाइनीज का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। तो इन्होंने जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र था जो चीन से लग रहा था, वहां पर अपनी सेना को बढ़ाना चालू किया। तो अब 1962 में अपन देखेंगे जो दौलत बेग ओल्डी एक क्षेत्र है अपना, कहां पर, गालवान घाटी में, वहां पर कोशिश की अपना एयर बेस स्थापित करने की। इसके अलावा अपन देखेंगे तो हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी, सिक्किम में भी नाथुला दर्रा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर सैन्य बेस स्थापित करना चालू किया। अब ये कब्जा जो यहाँ पर जो चाइनीज सेना आ चुकी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अब दोस्तों इस नक्शे को अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अपन समझते हैं कि क्या है। अब यहाँ के भौगोलिक हालात की हम बात करेंगे तो जो जम्मू कश्मीर है वो हिमालय श्रृंखला के अंचल में स्थित है। और अगर बात करेंगे तो इसका ये वाला जो एरिया है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब देखिए इधर आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग में पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है।
तो पश्चिम में क्या दिख रहा है आपको, पीओके, जबकि पूर्वी वाला ये क्षेत्र, यहां से ये पतला क्षेत्र है, ऊपर चौड़ा हो जाता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, अक्साई चीन, चीन द्वारा क्या किया है, कब्जा किया हुआ है। तथा जो चाइना और भारत के बीच सीमा है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब ये LAC कितनी लंबी है, तो इसको अपन 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में लगभग 1570 किलोमीटर की सीमा बनाता है। मध्यवर्ती हिस्से की बात करेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड में ये 545 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि पूरब में देखेंगे तो सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश में ये 1325 किलोमीटर सीमा बनाता है। और चाइना लगभग सभी जगह विवाद करता है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये विवाद बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को तो बोलता है ये तिब्बत का ही भाग है, और वो हमेशा अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को चाइना के क्षेत्र में दिखाता है। भारत इस पर कई बार आपत्ति भी दर्ज करा चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो गालवान घाटी विवाद है ये क्यों उपजा। इससे पहले हम एक और इतिहास में बात करेंगे दोस्तों, सियाचिन की। सियाचिन क्या है, तो सियाचिन दोस्तों काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये एक ट्राई जंक्शन है, 3 देशों की सीमा यहां पर बनती है। अगर सियाचिन में ध्यान से देखेंगे तो इसके पूर्व में अपन को चीन दिखेगा, पश्चिम में पाकिस्तान दिखेगा, तथा दक्षिण में क्या दिखेगा, भारतीय क्षेत्र दिखेगा। सियाचिन एक क्या है, ग्लेशियर है, एक पहाड़ पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है, लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों ये। तो इस ग्लेशियर में समस्या क्या हुई कि 1984 के आसपास पाकिस्तान सरकार ने कुछ यूरोपीय सैलानियों को यहाँ पर आने की अनुमति प्रदान की, और अगर वह यूरोपीय सैलानी यहाँ पर आ जाते तो विश्व के सामने ये दिखाने को हो जाता, एक सरकारी दस्तावेज हो जाता कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत सरकार को इस षड्यंत्र की भनक लगी, तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना सियाचिन पर हम पहले ही क्या कर लें, अधिकार कर लें। पर सियाचिन कोई दोस्तों मैदान तो है नहीं कि आसानी से जाया जा सके। 17,000 फुट ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखला, मौसम एकदम विपरीत, वहां पर ठंड इतनी ज्यादा है कि आपका हड्डियां तक जम जाती हैं दोस्तों। तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बर्फीली हवाएं चलती हैं, तथा भूस्खलन, तथा जिसे अपन एवलांच बोलेंगे, जो बर्फ का पूरा क्या होता है, ढेर नीचे गिर जाता है, उसको एवलांच बोलते हैं, भूस्खलन भी होता है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उस समय भारतीय सेना का पहुंचना क्या था, मुश्किल था। अब इस ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल ड्रेस चाहिए, और ऐसे ड्रेस उस समय सिर्फ यूरोपीय कंट्री बनाती थी। तो भारत नॉर्वे के पास गया और वहां पर कंपनियों से संपर्क किया कि हमें ऐसे ऐसे ड्रेस चाहिए। तो वहां की कंपनी ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, हमारे पास पहले से ही ऑर्डर है और उस ऑर्डर को हमें कंप्लीट करने में 2 साल लग जाएंगे। तो उन्होंने दूसरी कंपनी को क्या दिया, ठेकेदार नाम बताया कि इस कंपनी के पास चले जाइए। भारत सरकार ने कहा कि 2 साल लग जाएंगे, तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो ऑर्डर पाकिस्तान सरकार ने या पाकिस्तान आर्मी ने दे रखा था। अब भारत के सामने समस्या आ गई कि भैया अब तो सियाचिन पे हमें फतह जल्दी करनी पड़ेगी, हम 2 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो अब हुआ यूं कि वो इंतजार किए गर्मी का, कि गर्मी जैसे ही आएगी हम सियाचिन पर चढ़ाई चालू कर देंगे बिना ड्रेस के, है ना। तो अब सेना के सामने समस्या आई कि आखिर सियाचिन पर जाया कैसे जाए। तो भारतीय फौज या भारतीय फौजियों के शौर्य को सलाम करता हूं कि उन्होंने बिना ड्रेस के ही जाने की ठानी। अब यहां पर चढ़ाई शुरू करते हैं। सियाचिन पहुंचने के लिए कई पर्वत श्रेणियां, घाटियां पार करनी थी। तो जब भारतीय सैनिक चलते हैं यहाँ से, तो रास्ते में ही ठंड के कारण कुछ सैनिक क्या हो जाते हैं, शहीद। फिर भी भारतीय सेना का मनोबल नहीं टूटता है और वह अपनी बंदूकों के साथ चढ़ाई चालू करती है। कुछ दिन की चढ़ाई के बाद कुछ सैनिक, भारतीय सेना के कुछ सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर चारों ओर नजर रखना चालू कर देते हैं। नजर रखते ही थे कि एक दिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि कुछ पाकिस्तानी फौजी क्या हो रहे हैं, दूसरे साइड से आ रहे हैं। अब देखिए सियाचिन क्या है, ऊंचा है, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अब दूसरी तरफ से पाकिस्तानी फौजी चढ़ाई करके आए तो उनको पता चल गया, तो उन्होंने वहां पर क्या कर दी, गोली दागना चालू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और पाकिस्तान के सारे 26 के 26 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ भारतीय सैनिक भी शहादत को प्राप्त हुए। अब हुआ यूं,
पाकिस्तान सरकार को पता चला कि वहां पर हमारे सैनिक मारे गए हैं और भारतीय फौज को पता चला कि हमने वहां पर जीत हासिल की, तो मनोबल और बढ़ गया। अब हमारी बैकअप टीम सपोर्ट के लिए जल्दी पहुंची वहां पर और जल्दी ही और भारतीय सैनिक वहां पर पहुंच गए। इस तरह से सियाचिन एरिया हमारे कब्जे में आ गया। जो सियाचिन पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत और ये 1984 में चलाया गया था। कुछ दिन बाद पाकिस्तानी सैनिक दोबारा आते हैं वहां पर कब्जा करने, तो दोबारा से एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन राजीव, और इस बार भी पाकिस्तानियों को धूल चाटनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सियाचिन पर कब्जा किया। अब ध्यान से देखिए, अब सियाचिन पर कब्जा हो गया, अब हम इस पर भी नजर रख सकते हैं और इस पर भी नजर रख सकते हैं। यदि दुश्मन यहां से आएगा तो हम ऊंचाई पर हैं और ऊंचाई का फायदा उठाकर उनको आसानी से मार सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सियाचिन के बगल में एक और छोटा सा एरिया यहां पर दिख रहा है, आखिर यहां पे क्या बवाल है। तो अब जरा बात समझिए, ये अक्साई चीन चाइना का कब्जा, ये पीओके पाकिस्तान का कब्जा, और ये जो छोटा सा एरिया है ये कब्जे वाला, इसको पाकिस्तान ने चाइना को बेच दिया है। चाइना को क्या किया है, बेच दिया इस क्षेत्र को। अब चाइना की एक महत्वपूर्ण एक यहां पर योजना चल रही है जिसको हम नाम देंगे पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर चाइना से होते हुए कहां, पीओके वाले एरिया से कहां जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। अब दोस्तों आखिर चाइना इसे बना क्यों रहा है, क्योंकि अभी जो व्यापार हो रहा है वो हिंद महासागर के रास्ते काफी घूम के हो रहा है। पूरा का पूरा दक्षिण पूर्व एशिया कवर करके जाना पड़ता है चाइना सामान को। अब यदि ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा तो पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार है वो पाकिस्तान के थ्रू होने लगेगा, जिससे एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो योजना है ये जितनी ही महत्वपूर्ण पाकिस्तान चाइना के लिए है उतनी ही अति महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि यदि कल को युद्ध होता है और हम सियाचिन पर ऊंचाई पर बैठे हैं 17,000 फीट की ऊंचाई पर, तो इस पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हम आसानी से धावा बोल सकते हैं और उसका यह मार्ग हम बंद कर सकते हैं। तो एक जगह पर तो हमने जीत हासिल कर ली, सियाचिन पर कब्जा करके। अब विवाद किस चीज का है, आपका गालवान घाटी का विवाद। तो अब गालवान घाटी को विवाद को देखते हैं। गालवान घाटी का विवाद कई सालों से चला आ रहा है और अभी हाल में ही यहाँ पर जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और लगभग 45 पाकिस्तानी कह रहा हूँ, चाइनीज के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पुष्टि हालांकि चाइनीज सरकार ने नहीं की है, पर कुछ अमेरिकी एजेंसी और भारतीय मीडिया पुष्टि कर रही है। तो अब ये झड़प हुई क्यों, इसे अपन देखते हैं। ये झड़प हुई कि जब पेट्रोलिंग पार्टीज, भारत की आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टीज और चाइना की आर्मी की आर्मी की जो पार्टीज थी पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी समय तू-तू में हुई और तू-तू में इतना ज्यादा गहरा गया कि दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। अब दोस्तों एक सवाल है, वहां पे गोलियां क्यों नहीं चली, वहां पर हथियार क्यों नहीं चले, आखिर ये धक्का मुक्की हुई क्यों। तो एक 1962 के बाद संधि जो हुई थी उसके तहत 3 चीजें थी। पहला, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको ना तो चाइनीज सैनिक पार करेंगे ना भारतीय सैनिक पार करेंगे, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कि इसके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि जब दोनों सेनाओं की पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी तो बिना हथियारों के करेंगी। इस कारण ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है यहाँ पर गोलियां नहीं चली, धक्का मुक्की में ही ये लोग मारे गए हैं। अब ये विवाद और ज्यादा गहरा सकता है, अब देखते हैं इस पे क्या होता है। आइए अपन फिलहाल देखते हैं गालवान घाटी पे। अब गालवान घाटी दोस्तों है कहाँ, तो गालवान घाटी यहाँ पर स्थित है। अब इस डायग्राम को अपन देखेंगे, यहाँ पर एक बड़े डायग्राम में पूरी तरह से अपन समझेंगे कि ये विवाद है क्या। तो दोस्तों ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है यह क्या है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके पूर्व में कौन सी हैं, चाइनीज सेनाएं, तथा इसके पश्चिम में कौन सी हैं, भारतीय सेनाएं। और यही अक्साई चीन इलाके से एक नदी निकलती है दोस्तों, गालवान नदी, जो जाके किससे मिलती है, श्योक नदी से। श्योक नदी जो उत्तर से निकल के दक्षिण बहते हुए कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में। अब एग्जैक्टली है क्या, इस LAC के इस पार देखते हैं तो यहां पर चाइना ने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन वर्क, सड़क बनाई है ताकि अपनी आर्मी को जल्दी से राहत सामग्री, साजो सामान, हथियार ये सब पहुंचा सके।
तो ये जो सड़क है यहां तक इसने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब ये सीमा से कुछ ही दूर बची है, एलओसी से कुछ ही दूर बनी है और इसी को बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है PLA बेस 1, सर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। तो यहाँ पे PLA बेस 1, PLA क्या है, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है वो PLA है। तो यहाँ पर देखिए PLA का बेस 1 है और PLA का बेस 2 है, मतलब ये यहाँ पे 2 बेस बना चुके हैं, मतलब मजबूत स्थिति अपनी पकड़ के रखे हुए हैं। और यहां तक इनको क्या बनानी है, सड़क, ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां तक सड़क बना ली जाए तो यहां से ये क्या सकेंगे, भारत पर नजर रख सकेंगे। अब दोस्तों मैं यहां की स्थिति की बात करता हूं कि यहां की स्थिति क्या है। तो पीछे एक डायग्राम में दिखा रहा हूं, यहां पर दिख रहा होगा कि इस डायग्राम में बीच में श्योक और गालवान नदी है तथा दोनों ओर ऊंचे पर्वत हैं। अब यदि चाइना LAC में यहां पर कब्जा कर लेता है तो उस पर्वत की ऊंचाई पर आ जाएगा और वहां से भारतीय क्षेत्र पर नजर रखना आसान हो जाएगा कि अब वो आसानी से नजर रख सकेंगे कि भैया हमारी गाड़ी जा रही है, टैंक जा रहे हैं, रसद पहुंच रही है, आसानी से वो नजर रख सकेगा। जबकि अभी वो इस पर्वत के कहां है, पीछे है, तो वो नजर नहीं रख पा रहा है। जबकि भारतीय सेना क्या चाहती है कि हम इस क्षेत्र पे रहें ताकि पाकिस्तान को हमारी हलचल का पता ना चल सके। अब एग्जैक्टली ये गालवान नदी कहाँ गिरती है, यहाँ। अब विवाद है क्यों, तो विवाद दोस्तों एक लिंक रोड को लेकर है। अब वो लिंक रोड क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो एक भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, पहले की वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत सड़क बनाने का काम करती है। अब मजबूत सड़क, ऐसी सड़क जिस पर आराम से टैंक भी जा सकें, हैवी व्हीकल्स भी जा सकें, सेना के क्या जाए, ट्रक जा सकें, इसलिए मजबूत सड़क बनाती है। अब इस BRO ने लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक, लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था DSDBO। ठीक है दोस्तों, यह प्रोजेक्ट लगभग 323 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का था और यह सड़क हमने बना के कंप्लीट भी कर ली है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि हमने कंप्लीट भी कर ली है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये DSDBO है क्या। तो इसका नाम है डरबुक, डी से क्या है, डरबुक, S से श्योक और DBO दौलत बेग ओल्डी। दौलत एक ओल्डी है, ये क्या है, जगह है, दौलत बेग ओल्डी। तो DSDBO क्या है, डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है दोस्तों, तो ये रोड हमारी 323 किलोमीटर की क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, मजबूत रोड है, इस पे ब्रिजेस भी बनाए चुके हैं, आर्मी अब हमारी आसानी से पहुंच सकती है। अब भारतीय सेना क्या कर रही है, इसकी एक लिंक रोड बना रही है जो कि कहां जाएगी, आपके LAC तक जाएगी। और जैसे इस पर काम चालू हुआ चाइना ने अपोज करना चालू कर लिया। अब चाइना ने अपोज किया, इससे डरकर हमने काम रोका नहीं, काम अभी चल रहा है। अब देखिए यहां पर एक ITBP का क्या है, बेस कैंप भी है, इंडो टिबेटियन पुलिस फोर्स जो है उसका क्या है, एक बेस कैंप भी है। अब अपन देखते हैं ये दौलत बेग ओल्डी क्या है, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1962 में जब दोस्तों वॉर हुआ तो अपन देखें तो अपन कमजोर पड़ गए थे, पर चाइनीज सेना के इरादे हमने भांप लिया था कि आगे भी चलकर ये क्या कर सकती है, हम पर हमला कर सकती है। तो उस समय के हालात में हमने दौलत बेग ओल्डी को क्या बनाया, एक एयर बेस बनाने की क्या कर दी, सोची। इस तरह हमने कई चुसूल, दौलत बेग ओल्डी, लगभग पूरी चाइनीज सीमा पर हमने क्या किए, पॉइंट प्रोजेक्ट किए कि यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एयर बेस, ताकि कल को युद्ध हो तो हम आसानी से क्या कर सकें, हमला कर सकें। अब दौलत बेग ओल्डी दोस्तों 16,000 मीटर ऊंची जगह है। अब अगर सोचिए कि 16,000 मीटर ऊंचाई पर यदि हमारे लड़ाकू विमान स्थित हैं तो हम आसानी से नीचे वाले को मार सकेंगे। और चाइना यहाँ पे कहाँ है, नीचे। दौलत बेग ओल्डी से LAC मात्र 9 किलोमीटर की सीमा पर है दोस्तों, मात्र 9 किलोमीटर की सीमा पर। और दौलत बेग ओल्डी के निकट ही क्या है, सियाचिन है। ठीक है, तो यदि दौलत बेग ओल्डी पर हमारा एयर बेस स्थापित हो जाता है तो हम क्या हो जाएंगे, मजबूत। और हम मजबूत हैं क्योंकि सन 2008 में हमने दौलत बेग ओल्डी का एयरपोर्ट क्या है, एयर बेस कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने छोटे विमान उतारे, फिर वहां पर हमने बड़े विमान भी उतारे और लगभग जितने भारतीय लड़ाकू विमान हैं सबको हमने वहां पर उतार कर क्या कर लिया है, ट्राई कर लिया है। और ये काम किसने किया, भारतीय सेना ने किया है। तो भारतीय सेना को सलाम करता हूं इस काम के लिए। अब दौलत बेग ओल्डी पे क्या है, एयरबेस। तो सबसे पहली समस्या तो चाइना को यहां हुई कि अरे भारत इतनी ऊंचाई पर क्या कर लिया, एयरबेस स्थापित कर लिया। फिर चाइना को दूसरी समस्या हुई कि इतनी मजबूत रोड बना ली भारत ने। फिर तीसरी समस्या क्या हुई कि लिंक रोड भी भारत बना रहा है। चौथी समस्या क्या, अभी डोकलाम विवाद जिस पर भारत ने कड़े तेवर दिखाए।
पांचवी समस्या क्या, नाथुला दर्रा वाली समस्या। इस तरह से हमने हर समस्या पे चाइना को क्या दी, मात दी। इसलिए चाइना क्या है, बौखलाया हुआ है। अभी हाल में ही नेपाल से क्या चल रहा था, काला पानी सीमा विवाद चल रहा था। वो भी किसके कहने पर चल रहा था, चाइना के कहने पे ही चला। वहां पर भी हमने कड़े रुख दिखा दिए कि काला पानी क्षेत्र तो हम नहीं देंगे। तो चाइना बेचारा क्या है, बलबलाया हुआ है दोस्तों, परेशान है, इसलिए विवाद ज्यादा बढ़ रहा है। अब विवाद की जड़ अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जब ये लिंक रोड का काम क्या हुआ, चालू हुआ, किसके, गालवान नदी के किनारे, कहां तक पहुंचने के लिए, एलएसी तक पहुंचने के लिए। तो ये जो गालवान फ्लैश पॉइंट यहां पर दिखाया है, यहां पर क्या थी, आपकी पेट्रोलिंग पार्टी। इधर से भारत की पेट्रोलिंग पार्टी, यहां से चाइना की। अब उस बलबलाए के कारण क्या हुआ, इनके बीच तू मैं हुई, और उस झगड़े में दोनों के सैनिक कहां गिरे, गालवान घाटी में, जिस कारण इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। अब दोस्तों बात करते हैं ये विवाद और कहां है। तो दोस्तों ये सिर्फ गालवान घाटी में नहीं है, ये विवाद उसी के नीचे स्थित पैगोंग झील में भी है। पैगोंग झील सबसे ऊंची स्थित झीलों में से एक है। तो पैगोंग झील पर भी क्या है, अपना सीमा विवाद है। ऐसे कम से कम 10 से 12 पॉइंट है जहां पर ये विवाद दोस्तों चल रहा है। तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा गालवान प्रोजेक्ट या गालवान विवाद। तो ये हमने देखा किसके बारे में, गालवान विवाद के बारे में। अब हम बात करते हैं कि गालवान विवाद आगे इससे क्या मोड़ ले सकता है। तो हाल में ही अभी नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को क्या किया है, एक संबोधन देंगे जिसमें बात करेंगे कि देखेंगे कि आगे इस विवाद का क्या जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये विवाद क्या क्या रुख अपना सकता है। इसका पहला पॉइंट हो सकता है कि भैया दोनों देशों के रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री बैठकर बात करें और इस सीमा विवाद को सुलझाया जा सके, ताकि दोनों साइड के सैनिक पीछे हट सकें। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इस विवाद को यूएनओ में भी ले जाया जा सकता है। यूएनओ में ले जाकर चीन को घेरा जा सकता है। वैसे भी अभी कोरोना के चक्कर में चीन क्या है, काफी ज्यादा आलोचना सह रहा है। तीसरी चीज क्या है, अमेरिका भी चाइना के विरोध में है, तो हमें वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट मिल सकता है। या तीसरा चीज क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है दोस्तों। पर अभी वर्तमान में युद्ध के हालात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इकोनॉमी हमारी क्या है, बहुत नीचे जा चुकी है और कोरोना संकट तो चल ही रहा है। तो युद्ध के हालात ना ही पैदा हो तो बेहतर है। दोनों देशों के सेनाध्यक्ष या डिफेंस मिनिस्टर्स या प्रधानमंत्री बैठ के बात कर सके, पर हमें लगता नहीं कि चाइनीज अपनी हरकतों से बाज आएगा। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों ये था आपका गालवान घाटी विवाद। तो अगर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और यदि कुछ और जानकारी आपके पास हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।